गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों से जो चर्चा हुई थी शीत युद्ध का अर्थ और शीत युद्ध का कारण, आज हम लोग चर्चा करेंगे शीत युद्ध की प्रगति और विकास पे। शीत युद्ध के प्रगति और विकास पे जब हम चर्चा करते हैं तो इसको सुविधा के दृष्टिकोण से 6 भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो भाग है वो 1917 से लेकर 1945 का है। दूसरा जो भाग है वो 1946 से लेकर 53 का है। तीसरा 53 से लेकर 58 का है। चौथा 1959 से लेकर 1962 का है। पांचवा 1963 से लेकर 1979 का है। और छठा 1980 से लेकर 1989 तक का है। अब हम लोग सबसे पहले चरण पे बात करेंगे जो 1917 से लेकर 1945 तक का है। जब हम पहले चरण पे विचार करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हम लोगों के हाल का नाम आता है, जो एक अमेरिकी विद्वान था जिसने यह कहा है कि शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 में न होकर वास्तव में शीत युद्ध का प्रारंभ 1917 में ही हो गया, जब बोलोशेविक क्रांति सोवियत संघ रूस में हो गई और वहां साम्यवादी सरकार का गठन हो गया। फ्लेमिंग नामक एक विद्वान है जो इस दरमियान 3 घटनाओं का प्रमुख रूप से जिक्र करता है जो शीत युद्ध के प्रगति और विकास में सहायक थे। पहला, जो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न उठा द्वितीय विश्व युद्ध में। दूसरा, जो अणु बम का विस्फोट किया गया जापान पे अमेरिका द्वारा। और तीसरा, जो सोवियत संघ रूस द्वारा पूर्वी यूरोपीय देशों पे जो अधिकार किए गए। अब हम लोग द्वितीय चरण पे चर्चा करेंगे जो 1946 से लेकर 1953 का है। यह दौर शीत युद्ध का सबसे विकराल रूप था और सबसे भयंकर रूप शीत युद्ध का, चरम स्थिति थी। और इस काल की घटनाओं पे जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहली जो जिक्र हम करते हैं वो चर्चिल का जो फुलटन का भाषण है 5 मार्च 1946 का, जिसमें वो कहता है कि स्वतंत्रता का दीप जलाने के लिए एवं ईसाई सभ्यता और संस्कृति के सुरक्षा के लिए आज के समय में एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ट्रूमैन सिद्धांत है जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। और ट्रूमैन सिद्धांत जो 12 मार्च 1947 को आया, इसका उद्देश्य था विश्व में साम्यवादी प्रसार को रोकना। इसके बाद मार्शल सिद्धांत है जो 23 अप्रैल 1947 को आता है, जिसमें यह कहा गया कि जो यूरोपीय देश हैं, जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनका आर्थिक पुनर्निर्माण का काम अमेरिका करेगा। इसके अलावा बर्लिन की घेराबंदी, जर्मनी का विभाजन, और इसी दरमियान एक और घटना होती है, नाटो सैन्य संगठन बनता है अमेरिका नेतृत्व में 1949 में। और सबसे लास्ट में इस दरमियान एक और घटना हुई, चीन में साम्यवादी सरकार का गठन हो गया। अब हम लोग तीसरे चरण की बात करेंगे जो 1953 से लेकर 1958 तक का है। और इस चरण में काफी कुछ परिवर्तन हुआ और सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह हुआ कि स्टालिन की मृत्यु हो गई। और स्टालिन किसी भी समझौता, किसी भी संधि में सबसे बड़ा अड़ंगेबाज था। और सोवियत संघ रूस में राष्ट्रपति क्रुश्चेव बन गए। क्रुश्चेव ने अपनी नीति की घोषणा भी की, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और मित्रता की। विश्व समुदाय को आशा थी अब शांति होगी, लेकिन इस दरमियान की हम जब घटनाओं को देखते हैं तो ठीक इसके उलट दिखता है, क्योंकि 1953 में परमाणु परीक्षण सोवियत संघ ने, सीटो पैक्ट हुआ, यूरोपीय सैन्य संगठन की स्थापना हुई, वार्सा पैक्ट हुआ 1955 में जो सोवियत संघ रूस ने किया। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई आइजनहावर का सिद्धांत जो 1957 में आता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे।
उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी देश में जहां साम्यवादी गुलाम जनता है और वो आंदोलन करती है स्वतंत्रता के लिए, तो हमारा प्रथम दायित्व तो होगा कि हम उनके सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और उनके लिए कदम उठाएंगे। अब हम लोग चौथे चरण की बात करते हैं। चौथा चरण 1959 से लेके 1962 तक का है। क्योंकि ख्रुश्चेव ने घोषणा की थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, और इसका वो पालन करते हुए अमेरिका की यात्रा पे जाते हैं 1959 में। अमेरिका भी उनका लगे हाथ स्वागत करता है, दोनों तरफ गर्मजोशी का माहौल बनता है। उनके इस यात्रा को डेविड कैंप के नाम से भी संबोधित किया गया, और ख्रुश्चेव ने आइजनहावर को सोवियत संघ रूस आने का न्योता भी देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे स्वीकार भी करता है। लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है जिसको U2 विमान कांड के नाम से जानते हैं, जो विश्व में एक घटना घटी। U2 विमान कांड, U2 एक जासूसी विमान था जो सोवियत संघ रूस की जासूसी कर रहा था। सोवियत संघ ने इसे पकड़ लिया और उसने इस पे आपत्ति जाहिर की। तो अमेरिका का जो उत्तर था वो उसके हृदय पे चोट देने वाला था। उसने कहा कि आप पे हमें विश्वास नहीं, आप तमाम तरीके के काम किया करते हैं, इसलिए हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते। आगे भी इस तरीके की घटनाएं होंगी और हम जासूसी कराते रहेंगे। और इसी माहौल में पेरिस में सम्मेलन होता है जो 16 मई 1960 को होता है, जिसमें ख्रुश्चेव और आइजनहावर और ब्रिटेन और फ्रांस भी उपस्थित रहते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस से ख्रुश्चेव तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन आइजनहावर से नहीं मिलाते। इस युग की जो इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो 1962 में जाके होती है। वो कब? जब क्यूबा संकट उत्पन्न होता है, जिसको विश्व इतिहास क्यूबा संकट के नाम से जानता है। ये क्यूबा संकट जो है वो क्या है? तो ये वो है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। उस द्वीप पे अपने मिसाइलों को तैनात कर देता है सोवियत संघ रूस चुपके से। अमेरिका को इसको 2-3 सप्ताह बाद पता चलता है। वो उसके घेराबंदी करता है और अंततः सोवियत संघ रूस को अपनी मिसाइलों को हटाना पड़ता है। अमेरिका इसका स्वागत करता है और कहता है कि ये बहुत ही समझदारी और दूरदर्शी नेता द्वारा लिया गया निर्णय है जो अपनी सेना को हटा रहे हैं। अब हम लोग 5वें चरण पे आ गए हैं और 5वां चरण चालू होता है कब? 1963 से लेकर 1979 तक, जो इस शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसको तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसका संक्षेप में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहली जो घटना होती है 1963 में होती है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरा जो होता है 1963 में ही होता है जो हार्टलाइन समझौता होता है। और हार्टलाइन समझौता क्या है? तो हार्टलाइन समझौता अमेरिका प्रमुख और सोवियत संघ रूस का जो प्रमुख है डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं और किसी भी शंका समस्या का समाधान कर सकते हैं, ऐसा एक समझौता होता है। इसके अलावा परमाणु अप्रसार संधि होती है। इस तरह इसमें किसी भी ऐसे देश में परमाणु के ऐसे सामान नहीं बेचे जाएंगे, प्रसार नहीं किया जाएगा। ये 1968 में होता है। इसके अलावा बर्लिन समझौता होता है, जर्मनी समझौता होता है, कोरिया समझौता होता है। तो एक दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही बेहतर रहता है शीत युद्ध के अगर दृष्टिकोण से हम देखते हैं। और इसके बाद जो छठा चरण है वो 1980 से लेकर 1989 तक का है। यह चरण एक तरीके से फिर न शांति होती है न समझौता होता है, शस्त्र के बगैर सारे युद्ध होते हैं। और जब हम लास्ट एक डॉक्यूमेंट देखते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वहां के कांग्रेस को सौंपा गया 1988 में,
उससे यह प्रकट होता है कि वहां का जो राष्ट्रपति है केनेडी, उसको विश्वास नहीं होता है उस पर, सोवियत संघ रूस पे। लेकिन 1989 आते आते तक विश्व की अधिकांशतः समस्याएं खत्म हो गई रहती हैं। वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया रहता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, कोरिया संकट का समाधान होता है, बर्लिन का समाधान होता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस में काफी मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी रहता है, और इस तरीके से शीत युद्ध एक तरीके से इतिहास का भी विषय बन जाता है। मित्रों, इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से इस शीत युद्ध का विश्व पे क्या परिणाम पड़ा, इस पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।